साथियों, यह जो आप चैप्टर देख रहे हैं, यह चैप्टर हिस्ट्री चैप्टर का है, ठीक है ना। ईट मन के तथा हस्तियाँ है। यह एनसीईआरटी बुक है, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको शुरुआत करते हैं। आपको पहले तो हम बुक के द्वारा लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे। उसके बाद इसका आपको पीडीएफ हम दे देंगे, ठीक। और जैसे एक बार हम इस बुक को ख़त्म कर लिए ना, फिर उसके बाद हम आपको कहानी के जैसा सिखाएंगे। मतलब फिर से रिपीट करेंगे। वहाँ पर बुक नहीं, वहाँ पर सिर्फ आपको एकदम कहानी के जैसा बताया जाएगा। तो पहले हम इसको ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, मतलब हम आपको वही बताएंगे जो आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, ठीक है ना। जिससे एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं नहीं छूटेगा। हम जितना आज कवर करेंगे, उसके बाद हम उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है ना। तब पढ़ने में हमको मज़ा आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, अगर हम बात करें तो मार्कर थोड़ा ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए दो बात लिखा है कि हड़प्पा मुहर संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। यह जो आप देख रहे हैं ना, यह एक हड़प्पा मुहर है, ठीक है ना। यह क्या है? हड़प्पा मुहर है। यह मिला था। अब आप यहाँ पर दो बात देख रहे हैं। बात नंबर वन, ये देखिए यहाँ पर दो पॉइंट लिखा है। यहाँ पर यह लिखा है, मार्कर हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर यह लिखा है, देखिए एक हड़प्पा लिखा है, ठीक है ना। एक हड़प्पा लिखा है और दूसरा लिखा है दोस्तों सिंधु लिखा है, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता। अच्छा, ये दो नाम क्यों लिखा है? देखिए इसका कारण यह है, यह हड़प्पा, इस हम इसको इस सभ्यता को हड़प्पा इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इस सभ्यता को खुदाई की जा रही थी ना, तो सबसे पहले हड़प्पा जगह है जो कि पाकिस्तान में, वहीं से इस जगह को खुदाई की जा रही थी, वहीं से शुरू किया गया था। जिसके चलते हम लोग इसको हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। और यह सिंधु नदी के क्षेत्र में फैला हुआ था, मतलब सिंधु नदी के किनारे था, जिसके चलते हम इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। यदि यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे रहता है तो हम इसको ब्रह्मपुत्र घाटी की सभ्यता बोलते हैं। महानदी के किनारे रहता है तो हम इसको महानदी की सभ्यता बोलते हैं। मतलब जिसके किनारे रहता है ना, हम उसकी नाम से इस सभ्यता को बोलते हैं। यह सिंधु नदी के क्षेत्र में फैला हुआ था, जिसके चलते हम इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, ठीक है ना। बात करते देखिए, पॉइंट हमारा दूसरा लिखा है कि सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई मुहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण है जिन्हें अभी तक पढ़ नहीं सका है। यह जो आप पत्थर देख रहे हैं ना, यह सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाया गया है, ठीक है ना। यह सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाया गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पाई मुहर किस पत्थर से बना था, तो सेलखड़ी। और ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ना, ये जो अक्षर में कुछ लिखा हुआ है दोस्तों, इसको कोई अभी तक पढ़ नहीं पाया है, ठीक है ना। इस पे देखिए जानवर के चित्र है, और ये जो पत्थर है सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाया गया है, ठीक है ना। लेकिन जब इसको कोई पढ़ नहीं पाया है तो कैसे हम लोग जानते हैं कि उस समय के लोग इतना एडवांस थे? देखिए यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पूरा वस्तु, जैसे उनके आवास, मृदभान, आभूषण, औजार तथा दूसरे शब्दों में पूरा तात्विक शास्त्र के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। देखिए जिस जिस तरह से हम अभी इस रूम में फिलहाल बैठ के इस क्लास को शूट कर रहे हैं, इस वीडियो को हम शूट कर रहे हैं, तो इस रूम में क्या क्या है? मेरे पास माइक है, मोबाइल है, बहुत सारे किताब है। इस रूम में मतलब बेड है। इस रूम में समझे तो इस रूम में सोते हैं, ठीक है ना। तो हमारे चीज़ के जो भी वस्तुएं हैं इस रूम में अवेलेबल है। तो कुछ साल बाद जब हम इस रूम में, मतलब कि हो सकता है बाई चांस हम मान लीजिए सब कोई मर जाएगा, ठीक, हम भी मर जाएंगे इस रूम में। तो कुछ साल बाद जब इसका खुदाई होगा तो देखा जाएगा कि चारों तरफ से दीवार है, और इसमें कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें जो है ना कि बहुत सालों तक चलेगी। लोहा है, जबकि खराबे ना होगा। तो इसके आधार पर लगाया जाए कि यहाँ पर एक ही कंकाल है, मतलब सिर्फ मेरा ही, इस रूम में सिर्फ अकेले हम हैं तो मेरा ही कंकाल रहेगा। तो जिससे पता लगाया जाएगा इस रूम के मुताबिक, देखा जाएगा कि इसमें किताबें किताबें तो उस समय नहीं लगेगी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़, ये बोर्ड दिखेगा, जो ये बोर्ड है मेरे पीछे, यह बोर्ड दिखेगा। तो अनुमान लगाया जाएगा, हो सकता है कि यह क्लासरूम होगा या फिर सिंगल बेडरूम होगा, कोई भी होगा। तो इस चीज़ें जो मिली है ना, उसके आधार पर लोग लगाएंगे कि इसमें क्या मिला है,
क्या इसमें चलता था। तो हम लोग जब हम लोग इसको पढ़ नहीं पाए हैं, इस मुहर पे क्या लिखा है तो कैसे पता किए? तो यहाँ पर लिखा है ना, क्या लिखा है? आवास यानी घर, मृदभांड मिट्टी के बर्तन, आभूषण जो कि गहना जरूरत होता है ना, इसको हम लोग आभूषण बोलते हैं। औजार तथा मुहर, मुहर ये जो मोहर दिख रहे हैं ना आपको ये। और दूसरे शब्द में बोले, यदि आपको यह नहीं बोलना होगा आवास, मृदभांड, आभूषण, औजार, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। ठीक है ना? तो हमको देखिए इस मतलब जो ये पैराग्राफ लिखा है ना इतना, इस पैराग्राफ में हमको लिखा तो देखिए ये पैराग्राफ तो पूरा इतना बड़ा है, लेकिन हमको इतना नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमको पढ़ना था जितना हम आपको उतना हम बता दिए। हमको सिर्फ इतना ही पढ़ना था। देखिए ये जो लिखा है यहाँ से लेके ये बस इतना ही पढ़ना था। बस इतना ही। इसमें हम आपको बता दिए, जब इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आप बना दीजिएगा। हम आगे करवाएँगे, क्लास जब ये खत्म होगा तब। जो नीचे बचा है ना, इसका कोई मतलब ना है। ये ऐसे ही आपको समझने के लिए दिया है, ठीक है ना? जो दिया है इतना। तो हम आपको जो इम्पोर्टेंट होगा हम आपको बता देंगे, ठीक? एक भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सब आपको करवा देंगे क्वेश्चन सब। देखिए यहाँ पर ये है सिंधु घाटी लिखा है यहाँ पर। लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहता है। यह भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है ना? सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते हैं? हड़प्पा संस्कृति कहते हैं, कि किरीट की संस्कृति कहते हैं, कि चीन की संस्कृति कहते हैं, कि मेसोपोटामिया की संस्कृति कहते हैं। तो साथियों हमारे आंसर क्या होगा? सिंधु घाटी को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, ठीक है ना? प्रश्न अब आगे लाइन में देखिए यहाँ पर लिखा है कि पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग। देखिए यहाँ पर पूछ देगा संस्कृति। जिस तरह जैसे डिफिनेशन लिखना होता है ना, तो वैसे ही संस्कृति का डिफिनेशन लिखिएगा। तो लिखिएगा वहाँ पर कि पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। यह संस्कृति का एक आप अथी लिखिएगा डिफिनेशन, ठीक है ना? वहाँ पर बोल देगा संस्कृति का डिफिनेशन लिखिए, तो आप यहाँ से लेके और यहाँ तक लिख दीजिएगा, ठीक है ना? देखिए यहाँ पर यह लिखा है, ये हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में हमें विशिष्ट पुरावस्तुओं में मुहर, मनके, बाट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें सम्मिलित है। देखिए यहाँ पर आपको बोल देगा कि हड़प्पा सभ्यता के विशिष्ट पुरावस्तुओं के नाम लिखिए। तो हड़प्पा सभ्यता के विशिष्ट पुरावस्तुओं में क्या क्या लिखिएगा? साथियों हमको यहाँ पर लिखना होगा, क्या लिखेंगे? मुहर, मन के बाट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें, ठीक है ना? हड़प्पा सभ्यता के विशिष्ट पुरावस्तुओं में कौन कौन है? तो मुहर, मन के बाट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें सम्मिलित है। ये वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान तथा देखिए ये जो बलूचिस्तान लिखा है ना और कोस्ट में जो पाकिस्तान लिखा है ना, इसका मतलब यह है कि जो ये बलूचिस्तान है ना, यह पाकिस्तान में, ठीक है ना? देखिए पाकिस्तान में 4 प्रांत है, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा। तो यह बलूचिस्तान का एक हिस्सा है जो कि पाकिस्तान में, सॉरी, यह बलूचिस्तान जो है ना, यह पाकिस्तान का एक हिस्सा है जो कि पाकिस्तान में। ये जो मुंह और मन के बाट पत्थर के फलक कहाँ से मिली है? तो अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों से मिली है, जो एक दूसरे से लंबे दूरी पर स्थित है, ठीक है ना? इसको थोड़ा देखिए देखिए यहाँ पर लिखा है कि इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी। आपको हम बताया ना, इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब इस सभ्यता को खोदा जा रहा था, मतलब खोज किया जा रहा था, तो सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान से किया जा रहा था। मतलब सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान ही को खोदा गया था, जिसके चलते हम लोग इसको हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। तो यहाँ पर वही बात लिखा है कि इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी। हड़प्पा कहाँ पर है, किस देश में हड़प्पा? तो भाई साहब हड़प्पा पाकिस्तान में, ठीक है ना? और आगे के नाम पर के इस काल इसका इसका काल निर्धारित लगभग 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच निर्धारित किया गया है, ठीक है ना?
देखिए अरिहंत का बुक आप पढ़िएगा तो उसमें दूसरा डेट लिखा हुआ है। एनसीईआरटी की बुक पढ़िएगा जो कि हमारे बोर्ड परीक्षा मतलब जो कि सरकार दिया हुआ है, तो इसी से हम प्रश्न पूछते हैं। तो उसमें हमारा 26 और 19 ईसा पूर्व के बीच दिया गया है, ठीक है ना। तो कभी भी आएगा परीक्षा में तो आप 26 से लेकर 19 ईसा पूर्व मारिएगा, दूसरा मत मारिएगा, इन्हें आपका गलती हो सकता है। आगे जो जो देखिए यह ईसा पूर्व लिखा है ना, हम आपको बताएंगे यह क्या होता है। देखिए आगे आएगा, आगे आएगा, चलिए आगे आएगा आएगा आएगा, ठीक है ना। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले, इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में थी। देखिए यह जो हड़प्पा सभ्यता है, देखिए लोग कहाँ पर बसते हैं, जहाँ पर पहले से लोग थे और वहाँ से चले गए। जैसे मान लीजिए आप जंगल में जा रहे हैं और आपको कहीं पर ठहरना होगा, तो आप क्या देखिएगा, देखिए जंगल में कहाँ पर कोई लोग रहता होगा, मतलब कि मकान होगा जहाँ पर आपको सुविधा मिल जाए रहने के लिए, जीने के लिए, तो आप वहीं पर रहिएगा ना। तो यह जो हड़प्पा सभ्यता था, इससे जहाँ पर यह है ना, इससे पहले सभ्यता थी गायब हो गई। पता ना चला कैसे गायब हो गई, उसी को हम लोग आरंभिक हड़प्पा कहते हैं, ठीक है ना। और जो उसके जब यह हड़प्पा सभ्यता आया तो फिर यह भी गायब हो गया। इसके बाद भी लोग वहाँ पर आके बसे, तो उसको हम लोग परवर्ती हड़प्पा बोलते हैं, ठीक है ना। यानी हड़प्पा सभ्यता से पहले के काल को आरंभिक हड़प्पा कहा जाता है और हड़प्पा सभ्यता के बाद के काल को परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। देखिए आरंभिक हड़प्पा और परवर्ती हड़प्पा को ये जो है ना, आरंभिक हड़प्पा और परवर्ती हड़प्पा ऐसे समझिए, जिस तरह से आप है ना और जो आपके दादा थे वो उनको मान लीजिए आरंभिक हड़प्पा, और आपके जो पोता होगा उसको मान लीजिए परवर्ती हड़प्पा, और जो आप है ना, आप है ब्रदर, तो आप है विकसित हड़प्पा। देखिए आरंभिक हड़प्पा और परवर्ती हड़प्पा से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए हम इसको विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। यहाँ पर लिखा है ना, विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए कुछ चित्र देख लीजिए, ये जो है ना मनके है, बाट है तथा पत्थर के फलक है, ये है जो कि आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक। देखिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं तारीख क्या होते हैं। देखिए साथियों, देखिए जो बीसी होता है ना, बीसी यहाँ पर लिखा है, देखिए देखिए जो ईसा मसीह थे ना, ईसा मसीह उनका जन्म मान लीजिए कि हुआ जब ईसा मसीह, ये जो ईसा मसीह है ना, ठीक, ये जो ईसा मसीह है इनका जब जन्म हुआ ना, तो इसको हम लोग जीरो मानते हैं, एक मानते हैं, जीरो मान लीजिए, ठीक। और जो इनके इनसे पहले के जो काल था ना, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले जो भी समय था, उसको हम लोग बीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीसी बोलते हैं। इसको थोड़ा मार्कर छोटा ले रहे हैं, बीसी बोलते हैं, ठीक है ना। ईसा मसीह के जन्म से पहले के काल को क्या बोलते हैं? बीसी बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग ईसा पूर्व बोलते हैं, ठीक है ना। ईसा पूर्व बोलते हैं, ठीक है ना। हिंदी में ईसा पूर्व बोलते हैं, ठीक, हिंदी में ईसा पूर्व बोलते हैं। और ईसा मसीह के जन्म के बाद के काल को हम लोग क्या बोलते हैं? एडी, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? एडी। एडी का अगर दूसरा नाम कोई है तो वह सीई है, सीई। कभी कभी हम लोग एडी की जगह पर सीई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखिए सीई का मतलब होता है कॉमन एरा, और एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, ठीक है ना। यहाँ पर जो बीसी लिखा है, बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। देखिए जिस तरह से हम एडी का दूसरा नाम हमारा सीई है, उसी तरह से हम इसको पहले साफ कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं दोस्तों, थोड़ा देखते हैं। जिस तरह से हमारा एडी का नाम सीई है, उसी तरह से बीसी जो है ना, इसका भी नाम बीसीई है, यानी बिफोर कॉमन एरा, ठीक है ना। मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले काल को क्या बोलते हैं? ईसा मसीह के जन्म से पहले काल को क्या बोलते हैं हम लोग? उनका जन्म से पहले क्या बोलते हैं? बी सी बोलते हैं, ठीक है ना। ईसा मसीह के जन्म से पहले काल को बीसी बोलते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद को क्या बोलते हैं? एडी बोलते हैं, ठीक है ना। बीसी का दूसरा नाम कोई है तो वह है भाई साहब है, बीसी का कोई दूसरा नाम है तो है बी सी ई है, ठीक है ना। और एडी का कोई दूसरा नाम है तो सी डी है, ठीक है ना। ना सी डी नहीं, सी ई है, ठीक, सी ई। देखिए बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, और एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। बीसी का फुल फॉर्म होता है, बी सी ई का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है ना। बी सी बीसी का बीसीई का फुल फॉर्म होता है बिफोर कॉमन एरा, ठीक है ना।
यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले काल को क्या बोलते हैं? बीसी बोलते हैं, उसको हिंदी में ईसा पूर्व बोलते हैं। और उनके जन्म के बाद एडी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में ईसी बोलते हैं। देखिए, ईसा मसीह के जन्म से पहले जितने भी टाइम थे ना, उसको हम लोग उल्टा गिनते हैं, क्रोनोलॉजिकल सिस्टम बोल गिनते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ईसा मसीह का जन्म अ, कभी भी हुआ, ठीक? तो उससे पहले काल जो होगा ना, तो मान लीजिए कि 400 है, ठीक है ना? 400, तो इससे हम अगर बीसी के तारीख में डेट गिने, तो हम लोग क्या इसको गिने? 399 गिनेंगे, यानी उल्टा की तरफ गिनेंगे, नीचे की ओर जाएंगे, उल्टा की तरफ है। और ईसा मसीह के जन्म के बाद के जो काल गिनेंगे, तो मान लीजिए 400 है ना, तो ईसा मसीह जन्म के बाद क्या गिनेंगे? 401, 402, 403, ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। तो आप बीसी और एडी में अंतर समझ गए। किसी किसी देश में कहीं कहीं पर भी, मतलब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम थोड़ा जूम करें। यहाँ पर लिखा है कि अंग्रेजी में बीसी और हिंदी में ईसा पूर्व बोलते हैं, ठीक है ना? अंग्रेजी में बीसी बोलते हैं, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व बोलते हैं। यह बीसी मतलब क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म से पहले के काल को बीसी बोलते हैं इंग्लिश में। बीसी का पूर्व होता है बिफोर क्राइस्ट, और ईसा पूर्व हिंदी में बोलते हैं। कभी कभी आप तिथियों से पहले एडी यानी हिंदी में ईसवी लिख पाते हैं। कभी कभी आप एडी लिखते हैं, तो एडी हम आपको क्या बोलते हैं? एडी मीन्स कहते हैं ईसा मसीह के जन्म के बाद के काल को एडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईसा मसीह के जन्म के बाद के काल को क्या बोलते हैं? एडी बोलते हैं, ठीक है ना? इसका मतलब होता है एनो डोमिनी। और इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष है। आजकल एडी की जगह सीई का प्रयोग हो रहा है, तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग हो रहा है। ये आपको हम बता दिए, ठीक है ना? एक आप कम भाषा में समझ लीजिए कि जो एडी है ना, वह ईसा मसीह का जन्म हुआ था ना, उसके बाद के काल हम जब भी करते हैं ना, उसको एडी बोलते हैं। और जो ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले का जो काल था, उसको हम लोग बीसी बोलते हैं। देखिए, एडी का दूसरा का नाम सीई होता है, और बीसी का दूसरा का नाम बीसीई होता है। बीसीई का फुल फॉर्म होता है बिफोर कॉमन एरा, और सीई का फुल फॉर्म होता है कॉमन एरा। समझ गया ना? और कुछ ना है, यही था। बीसी और बीसी में एडी में यही कंफ्यूज होता है, आदमी को ये रहता है। तो यहाँ पर कुछ स्थल दिया हुआ है, इसको ये देखिए, ये जो स्थल दिया है ना, आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृति है, जो कि सिंध और चोलिस्तान में है। चोलिस्तान हम उसे बोलते हैं जिस जिस तरह से यह जो थार रेगिस्तान है ना हमारे राजस्थान में, तो उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी चला गया है। जो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया है, पाकिस्तान के लोग उसको चोलिस्तान बोलते हैं। तो हम लोग आरंभिक और विकसित हड़प्पा संस्कृति की कुछ बस्तियां हैं, जो कि चोलिस्तान और सिंध में मिली है, ठीक? सिंध जो कि है पाकिस्तान में। तो कितनी बस्तियां मिली है? बात करें तो बस्तियों की कुल संख्या है, सिंध में कितनी कुल संख्या है? 106 गो है, ठीक? और चोलिस्तान में कितनी है? तो 239 गो है। समझ गए ना? आरंभिक आरंभिक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा संस्कृतियाँ मिला के बस्तियाँ सिंध में कितनी है? तो 106 गो, और चोलिस्तान में कितनी है? 239 गो। यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर बात करें तो ये जो है ना बस्तियाँ, आरंभिक हड़प्पा, आरंभिक हड़प्पा स्थल, यह जो सिंध में कितनी है? 52 है, और चोलिस्तान में कितनी है? तो 37 है। ऐसे ही करके ये देखिए, ये जो नेक्स्ट है विकसित हड़प्पा संस्कृति है, यह सिंध में कितनी है? 65 है। चोलिस्तान में कितनी है? 136 है। ऐसे ही करके आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना? यह कोई आपसे पूछ सकता है, जो भी स्टूडेंट होगा तेज, अगर पूछेगा आपसे, ये पूछ सकता है कि बताइए कि त्याग दिए गए स्थलों, आरंभिक हड़प्पा स्थल सिंध में कितना था जो कि त्याग दिया गया था? 29 है, और चुस्तान में कितना है? 38 है, ठीक है ना? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी। हम आपसे बोले ना वहाँ पर, मतलब कि जहाँ लोग वहीं पर बसते हैं जहाँ पर उनको जीने के लिए सुविधा मिलता है। तो हड़प्पा सभ्यता वहीं पर बसा जहाँ पहले से लोग थे, यह जाकर वहीं पर बसा। ये संस्कृति अपनी विशिष्ट मृदभान शैली से संबंधित थी। इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्प कार्यों के साक्ष्य भी मिलते हैं। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी, इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग नाक के बराबर थी। यह किसका बात कर रहा है? बस्तियां छोटी होती थी, आरंभिक हड़प्पा की बात कर रहा है, ठीक है ना? यह आरंभिक हड़प्पा की बात कर रहा है।
आरंभिक हड़प्पा सभ्यता की बस्तियाँ कैसी थी? छोटी थी और बड़े आकार की नहीं थी। लेकिन जो ये जो विकसित हड़प्पा आया, मतलब आरंभिक हड़प्पा के बाद के जो बीच में आया, उसको वो जो है ना, उसकी बस्तियाँ बड़ी थी। ठीक है ना? लेकिन आरंभिक हड़प्पा की बस्तियाँ बड़ी नहीं थी, छोटी थी। यहाँ पर निर्वाह का तरीका बोले, जीने का तरीका, मतलब कि लोग क्या इस्तेमाल करते थे खाने में। ज़ाहिर है कि जो जो मान लीजिए जो आरंभिक हड़प्पा के लोग इस्तेमाल करते होंगे, वही लोग विकसित हड़प्पा के लोग इस्तेमाल भी करते होंगे। देखिए, विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहाँ पर पहले पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृति अस्तित्व में थी। जाहिर है कि लोग वहीं पर बसेंगे जहाँ पर उनको जीने के लिए, खाने के लिए, मतलब कि सुविधा मिल जाए। अब जंगल में आप जा रहे हैं, जंगल में आपको एक घर मिल रहा है, वहाँ पर आपको जीने के लिए हर सुविधा मिल रहा है, तो आप वहीं पर रहिएगा ना। तब विकसित हड़प्पा के लोग जितने भी थे, वह उसी जगह पर बसे जहाँ पर पहले से आरंभिक हड़प्पा संस्कृति अस्तित्व में थी। संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल है समान थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद और जानवरों, जिनमें मछली भी शामिल है, प्राप्त भोजन खाते थे। देखिए, ये जो लोग थे ना, क्या कहते थे, भोजन पेड़ पौधे से फल वल खाते थे, और आगे आपको बताया गया कि लोग खेती भी करते थे। और जो मीट मछली आजकल खाते हैं लोग ना, वो लोग भी खाते थे। देखिए, जले अनाज के दाने का बीजों की खोज से पुरातात्विक आहार संबंधी औद्योगिक विषय में जानकारी मिलती है। वहाँ पर जले अनाज का दाना मिला है, ठीक ना? जले अनाज का दाना मिला है, जिससे यह पता चलता है कि लोग यहाँ पर खेती करते थे। हम आगे पढ़ेंगे। इनका अध्ययन पूरा वनस्पतिज्ञ करते हैं। यहाँ पर आपको पूछ देगा कि पूरा वनस्पतिज्ञ किसे कहते हैं? तो यहाँ पर लिखा है ना, यहाँ पर लिखा है कि वनस्पतिज्ञ के अध्ययन। देखिए, इसको नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि जो लोग भी ना, मतलब कि प्राचीन जो चीज़ें हैं ना, उनको खोज, उनके लिए जो भी मतलब विशेषज्ञ होते हैं, उनके उस चीज़ के बारे में वो लोग बहुत जानकारी रखते हैं। हम लोग उसको विशेषज्ञ कहते हैं, ठीक है ना? तो जो प्राचीन वस्तुएं खोजते हैं ना, उनको हम लोग प्राचीन पुनर्वस्तुज्ञ कहते हैं। यहाँ पर लिखा है कि हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दाने। हड़प्पा स्थल से अनाज के दाने में क्या क्या मिला है? गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना और तिल शामिल है। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए थे। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए थे। चावल के दाने अपेक्षाकृत बहुत कम पाए गए हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा कि क्या क्या मिला है। तो गेहूं मिला है, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल शामिल है। बाजरे का दाना कहाँ से मिला है? तो गुजरात के स्थल से मिला है, ठीक है ना? यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर साथियों बोल रहा है कि हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर की हड्डियां शामिल है। हड़प्पा स्थल में ना जानवरों की हड्डियां भी मिली है, जिसमें क्या क्या है? मवेशी, जिसको मतलब लोग पोसते हैं, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर की हड्डियां शामिल है। जब जो पूरा विज्ञानी जो होते हैं ना, जो इसका अध्ययन करते हैं इसके बारे में, जब उन लोगों ने देखा ना, तो उन लोगों ने सोचा ना कि ये क्या है। देखा ना, तो ये लोग जितने भी थे ना जानवर, ये लोग पालतू जानवर थे। ये लोग क्या थे? पालतू जानवर थे। आगे लिखा है, पूरा प्राणी विज्ञानियों अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। जंगली प्रजातियां जैसे सुअर, हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली है। हम यहाँ यह नहीं जान पाए हैं कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आर्किटिक समुदाय इनका मांस प्राप्त करते थे। मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिली है। देखिए, यहाँ पर जो पालतू जानवर थे, इनका हड्डी भी तो मिला है, लेकिन जो बगल में और थे ना, और जो जंगली जानवर थे, जैसे जंगली जानवर में आ गया हमारा हिरण आ गया, हिरण, घड़ियाल, ठीक, और सुअर, इसका भी हड्डियां मिली है। जो जो ये होते हैं पुरातात्विद होते हैं, इनको यह नहीं पता ना कि मतलब ये कैसे इसका हड्डी है, जिसे इनका यह सोच रहे हैं कि क्या लोग जिस तरह से आजकल हम मारते हैं ना जानवर को, अ, आजकल के लोग क्या करते हैं, गाय भैंस सूअर जो है ना, इसको मार के खाता है ना लोग। तो ये लोग सोच रहे हैं पूरा जो है
पुरातात्वविद कि क्या लोग हड़प्पा के लोग सुअर, हिरण, घड़ियाल की हड्डी इसको मारते थे या फिर कोई आखेटिक समुदाय जो शिकार करता है वो लोग इसको मारते थे। देखिए यहाँ पर मेरा मत यह है ना कि लोग इसको मारते नहीं थे, क्योंकि ये लोग इतना एडवांस थे, जिस तरह से आज हम लोग जी रहे हैं ना, ये लोग उसी तरह से जीते जीते थे। यहाँ पर देखिए यह हो सकता है कि कोई जंगली, जैसे आज तक जंगली जानवर है, जैसे मान लीजिए शेर है, तो शेर जंगल में किसी भी जानवर को मारे खाता है ना, तो हो सकता है कि उस समय भी जानवर होंगे। देखिए ये जो लोग हैं ना, कहाँ पर खोजे, हड़प्पा के बस्तियाँ खोजे, हड़प्पा के जंगल थोड़ी ना खोजे। यहाँ पर ये लोग जहाँ पर लोग रहते थे, पुरातात्विद उस जगह को खोजे तो जहाँ पर ये हड्डियाँ मिली हुई है। जंगल नहीं खोदते, यदि जंगल वंगल खोदते ना, मतलब अगल बगल एरिया खोदते ना, तो वहाँ पर जरूर हाथी, सब थी हाथी, अ, जो शेर बाघ है ना, इस सब का भी जना हड्डियाँ मिलता है, लेकिन लोग उसी जगह को खोजे हैं जहाँ पर लोग बसते थे। ठीक है ना, यहाँ पर पक्षियों, मछली और पक्षियों की हड्डियाँ भी मिली है। कृषि प्रौद्योगिकी, ये देखिए हड़प्पा कुछ नक्शा है, देख लीजिए यहाँ पर। यह आरंभिक हड़प्पाई संस्कृति के क्षेत्र है, ठीक है ना। और एक नक्शा यहाँ पर भी है, विकसित हड़प्पा स्थल है, ठीक। हम लोग कृषि प्रौद्योगिकी देखते हैं, मतलब खेती, खेती के बारे में लोग कैसे, मतलब खेती कैसे करते थे। देखिए हालांकि अनाज के दाने दाने से कृषि के संकेत मिलते हैं। जब आपको जला हुआ अनाज मिला है, गेहूं, जौ, तिल, बाजरा मिला है, तो इसका मतलब यह है कि लोग खेती करते थे। पर वास्तविक वास्तविक कृषि की विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। क्या जोते हुए खेतों के बीजों का छिड़काव किया जाता था? मुहरों पर किए गए रेखांकन तथा मूर्तियाँ इंगित करती है कि वृषभ के विषय में जानकारी थी, और इस आधार पर पुरातात्विक यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग बैलों का प्रयोग होता था। देखिए यहाँ पर यह लिख रहा है ना, देखिए हम लोग को अनाज का दाना तो मिला है। पहले देख लीजिए, एक हड़प्पा सभ्यता से पकी मीट से बना एक वृषभ का, बैल का चित्र है यह। मतलब ये आजकल जो लड़का बनाता है ना, चीनी मिट्टी का जो बर्तन मिलता है ना, तो मेला मिलता है ना, तो देखिए उस समय लोग ये बनाए थे। हो सकता है बेचाता होगा, तो ये मिला है। देखिए यहाँ पर खेती के बारे में यह लिखा है। हम लोगों को यह तब पता है कि मतलब जब हम खेती किए थे, तो भाई साहब सॉरी, जो ये लोग यहाँ पर अनाज के दाना मिला है, गेहूं, बाजरा, जौ, तिल मिला है, तो लोग खेती करते थे। लेकिन ये नहीं पता है कि लोग खेती कैसे करते थे। क्या जिससे आजकल हम गेहूं की खेती करते हैं, जिस तरह से आजकल हम गेहूं की खेती करते हैं, तो खेत मतलब कि जोत के या फिर उसमें गेहूं फेंकते हैं ना, तो ऐसा पुरातात्विक सोच रहे हैं क्या लोग खेती मतलब करते, बीजों का छिड़काव करते थे, ऐसा पता ना है। लेकिन जो मुहर मिला है और जो कुछ ऐसी चीजें मिली है जिस पे यह, जो उस पे चित्र बैल का बनाया हुआ है, इससे लोग यह पता किए कि मतलब कि अनुमान लगाए कि हो सकता है कि उस समय लोग खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग करते थे। देखिए यहाँ पर लिखा है कि चोलिस्तान, चोलिस्तान आपको हम बताया ना, जो कि यह पाकिस्तान में है। मरुस्थल, थार मरुस्थल का सटा हुआ वो भाग जो पाकिस्तान में, उसको हम चोलिस्तान बोलते हैं। चोलिस्तान के कई स्थलों और बनौली, बनौली जो है ना हरियाणा में है, हरियाणा है, से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले। यह जो आपको दिख रहा है ना, ये है मिट्टी के हल, देख लीजिए। देखिए यह जो है ना, यह मिट्टी का बैल है, ठीक है ना, यही मिला है हरियाणा से। कालीबांगा जो कि राजस्थान में है, कालीबांगा नामक स्थान पर जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ पर मिला है? था कालीबांगा, राजस्थान में है, ठीक है ना, जो आरंभिक हड़प्पा वस्त्रों से संबंध है। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलों की उगाई जाती थी। पुरातात्विद ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास किया। देखिए जब पुरातात्विद जब यहाँ पर फसल देखे, जब लोग यहाँ पर फसल रोप रहे थे, तो हो सकता है कि उस फसल को काटने के लिए कुछ औजार भी बनाए होंगे। तो औजार क्या था उनका, देखिए क्या लोग ऐसा कंफर्म नहीं है कि कंफर्म, पुरातात्विक कंफर्म नहीं कर रहे कि लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि मतलब क्या इसी का उपयोग किया जाता था। बोल रहा है कि
अ, क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हाथों में बिठाए गए पत्थर के फलक का प्रयोग करते थे या फिर वे धातु के औजारों का प्रयोग करते थे? अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित है जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। देखिए, अर्ध शुष्क क्षेत्र उसको बोलते हैं, मतलब कि जहां पर न ज़्यादा पानी होता है, न ज़्यादा एथी होता है, न सूखा होता है, मतलब कि आपको जीने के लिए थोड़ा सा पानी मिल जाता है। तो उसी तरह से कुछ जो हड़प्पा सभ्यता के ऐसे खेती के साक्ष्य जहाँ पर मिला है, जहाँ पर कि मतलब कि सिंचाई के लिए उपयोग होत पड़ती होगी। अफ़गानिस्तान में सुरतुधोई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के अवशेष मिले हैं। अफ़गानिस्तान में जो कि सुरतुधोई नामक जगह है, वहाँ से हड़प्पा का जो नहर थे ना, उस समय का अवशेष मिला है। कहाँ पर? तो सुरतुधोई से। परंतु पंजाब और सिंध में नहीं। देखिए, सुरतुधोई से मिला है अफ़गानिस्तान में, लेकिन पंजाब और सिंध में नहीं मिला है। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि कुएं की प्राप्त पानी की उपयोग करते होंगे। देखिए, सुरतुधोई नामक जगह से तो नहर के साक्ष्य मिला है, लेकिन पंजाब और सिंध में नहीं मिला है। तो हो सकता है कि जो ये नहर थी ना, मिट्टी से भर गई होगी। चाहे हो सकता है लोग कुएं के पानी का इस्तेमाल करते हुए खेती करने के लिए। यहाँ पर देखिए, ये जो आपको औजार दिख रहा है ना, यह है धातु के औजार है, जो कि हड़प्पा के स्थलों से मिला है। प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाए। इसके अतिरिक्त धौलावीरा का, देखिए जो धौलावीरा है ना, धौलावीरा गुजरात में है, ठीक है ना। मिले जलाशय का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता है। जलाशय का प्रयोग कहाँ मिला है? तो धौलावीरा से, जो कि गुजरात में है। ये भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा। यहाँ पर एक, ये देखिए, ये जो है ना, यह एक जलाशय है जो कि धौलावीरा में आपको मिला है। आप इसको स्विमिंग पूल बोल सकते हैं, कुछ भी। ये जलाशय स्विमिंग पूल नहीं होगा, वो तो मोहनजोदड़ो में मिला है, ठीक है ना। ये जलाशय है, देख लीजिए, मतलब पानी इकट्ठा करने वाला। यहाँ पर पॉइंट कुछ देखिए, अवतल चक्की के बारे में है। पहले यहाँ पे अवतल चक्की देख लीजिए। जो आजकल का सिलवट है ना, हम लोग सिलवट की तुलना में इस अवतल चक्की का इस्तेमाल करते हैं। सिलवट के जैसा यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा, जो कि अर्नेस्ट मैक होगा, ठीक है ना। आपको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है ना, अवतल चक्की बड़ी संख्या में मिली है और ऐसा है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त ये एकमात्र साधन थी। साधारणतः ये चक्कियाँ अश्रुत कठोर कंक्रीले अग्निज अथवा बलुआ पत्थर से निर्मित थी। अवतल चक्कियाँ देखिए यहाँ पर किस चीज़ से निर्मित थी, यहाँ पर देखिए पूछ रहा है। अवतल चक्कियाँ कठोर कंक्रीले अग्निज अथवा बलुआ पत्थर से निर्मित थी, ठीक है ना। ये अवतल चक्कियाँ आमतौर पर इनका अधिक आमतौर पर इनका अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिलते हैं। चूंकि इन चक्कियों के तल सामान्यतः उत्तल है, निश्चित रूप से इन्हें जमीन में अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता होगा, जिससे इन्हें हिलने से रोका जा सके। दो प्रमुख प्रकार की चक्कियां मिली है। एक वे जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था, जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया, तथा दूसरी वे जिनका प्रयोग संभवतः केवल सालन या तरी बनाने के लिए, जड़ी बूटियों तथा मसालों को कूटने के लिए किया जाए, तथा इन दूसरों प्रकार के पत्थरों को हमारे श्रमिकों द्वारा सालन पत्थर नाम दिया गया है। देखिए, ये जो है सालन पत्थर का दूसरा पत्थर नाम दिया है सालन पत्थर, ठीक है ना। देखिए, ये नाम ये अर्नेस्ट मैक याद रखिएगा। अवतल के विषय में किस पूरा पूरा विद ने राय दिया है? तो अर्नेस्ट मैक। यहाँ पर देखिए, ये देखिए कहना क्या चाहता है, ये जो आप अवतल चक्की देख रहे हैं ना, ये बहुत मिली है, हड़प्पा सभ्यता से बहुत मिली चक्कियाँ। इसका हम लोग तुलना आज के जो सिलवट होता है ना घर में, गांव में पीसने के लिए, उसके मतलब कि उसी के स्थान पर इसका प्रयोग कर देते हैं। देखिए, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये लोढ़ा है, इसको मान लीजिए लोढ़ा है, और ये सिलवट है, मतलब ऐसा लोग मान रहे हैं। इसको जमीन में ना मिट्टी में गाड़ के रखा था, क्योंकि देखिए इसका आकार कैसा है। इसका आकार कुछ इस तरीका से है। देखिए, ऐसे है आकार। तो इसको यहाँ पर माटी रखिएगा तब नहीं नहीं हिलेगा, तब नहीं इसके ऊपर से ऐसे चलाइए। तो इसका लोग ऐसे इस्तेमाल करते हैं चक्की के लिए। और ठीक है ना। और एक छोटा सा मिला है जो कि जड़ी बूटी पीसने के लिए मिला है, छोटा सा, तो जिसको हम लोग सालन पत्थर का नाम दिया है, ठीक है ना। इसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा, हम आपको बताएंगे आपको। यहाँ पर मोहनजोदड़ो बोला है।
बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ ना 2 पॉइंट याद रखिए। बस्ती 2 भागों में विभाजित है, ठीक है ना? एक छोटा था लेकिन ऊँचाई पर बनाया गया था और दूसरा कहीं अधिक बड़ा था, नीचे बनाया गया था। मोहनजोदड़ो की बस्ती कितने भागों में बटी हुई थी? 2 भागों में। नीचे वाला शहर जो था ना, जो उसको बड़ा बोलते हैं, बड़ा था और ऊपर वाला एथी छोटा था। देखिए ये इसको चित्र देख लीजिए। यहाँ पर है, ये जो है नीचे ये है दुर्ग, जो कि ऊपर में था ना, इसको हम दुर्ग बोलते हैं। और ये जो नीचे है ये है बड़ा स्थल है, निचला शहर है, ठीक है ना? आपको आगे बताया जाएगा। यहाँ पर पॉइंट कुछ लिखा है। देखिए पॉइंट यह लिखा है कि जो हड़प्पा सभ्यता है ना, हड़प्पा सभ्यता में जो है ना, अगर कोई सबसे फेमस जगह है तो मोहनजोदड़ो है, ठीक है ना? मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल है, लेकिन सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। फेमस है कौन? मोहनजोदड़ो, लेकिन सबसे पहले खोजा गया था कौन? हड़प्पा खोजा गया था। इसी के चलते हम इसको हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, ठीक है ना? ये आपको चित्र देख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता, सॉरी, मोहनजोदड़ो की बस्ती कितने भागों में विभक्ति? 2 भागों में। हम लोगों ने आज जितना कवर कर लिया ना, तो आई क्लास में हम दूसरा कवर कर लेते हैं। आज जितना कवर किए हैं इसका हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, ताकि हमको पढ़ने में मजा आ जाएगा, ठीक है ना? ऑब्जेक्टिव हम इसका ठीक, हम इसको ऑब्जेक्टिव कवर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा प्रश्न है, 1 नंबर बोल है कि सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था। साथियों ऑप्शन नंबर ए सेल खड़ी का, बी तांबा का, सॉरी बी लोहा का, सी तांबा का, डी इनमें से सभी का। तो सिंधु सभ्यता में मुहर किस पत्थर का बना था? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सेल खड़ी का, ठीक है ना? आंसर होगा ए सेल खड़ी का। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो की बस्तियां कितने भागों में विभक्ति? अभी हम आपको बताए हैं मोहनजोदड़ो की बस्तियां कितने भागों में विभक्ति। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दो। पहला दुर्ग और दूसरा मोहनजोदड़ो, सॉरी निचला शहर, ठीक है ना? दुर्ग ऊपर था और निचला शहर नीचे था। प्रश्न नंबर तीसरा बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ से मिले हैं? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बना हल के प्रतिरूप कहाँ से मिला है? ऑप्शन में सुनिए, हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी रोपड़, डी बनावली। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बनावली। प्रश्न नंबर चौथा बोल रहा है, चौथा प्रश्न, कि हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मुहरें पाई गई है, ये बनी होती है। हड़प्पा की बस्ती से जो मुहर मिली है वो किस पत्थर की बनी होती है? तो सेल खड़ी पत्थर की। किस पत्थर की? सेल खड़ी पत्थर की। प्रश्न हमारा पांचवा है, बोला है कि हड़प्पा वासियों द्वारा किस कृषि फसलें थी? हड़प्पा वासी किस चीज का खेती करते थे? तो भाई साहब गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल का खेती करते थे। तो यहाँ पर गेहूं दिया है, जौ दिया है, तिल देवे किया है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में यह दिया है, मूंगफली दिया है, चावल दिया है, जबकि ये खेती नहीं करते थे। ये ऑप्शन गलती होगा। ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं, गेहूं, चावल, गन्ना। यहाँ पर गन्ना दे दिया है, लोग गन्ना की खेती नहीं करते थे, यह भी ऑप्शन गलती है। डी नंबर प्रश्न क्या है? गेहूं, कपास, गन्ना। यहाँ पर कपास दे दिया है, गन्ना दे दिया है, जबकि लोग नहीं करते थे, यह भी गलती है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, गेहूं, जौ और तिल की खेती करते थे। 6 नंबर प्रश्न है हमारा। 6 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? जो मोहर थी, आपको चित्र हम दिखाया ना, मोहर कैसी थी? तो भाई साहब मोहर किस कहता है? तो चौकोर थी। क्या थी? ऑप्शन नंबर सी चौकोर, ठीक है ना? देखो ये जो त्रिभुजाकार लिखा है ना, हड़प्पा सभ्यता का जो एथी है ना, एरिया मतलब कि क्षेत्रफल जितना दूर में फैला था, उस अगर हम देखें ना उसको, तो मैप में तो वह त्रिभुजाकार का है, ठीक है ना? हड़प्पा सभ्यता का स्थल अगर हम देखें तो वह त्रिभुजा आकार का है, इस तरह का है, ठीक। लेकिन यह जो उसका मोहर है ना, मोहर इस आकार का है, चौकोर। आपको आपको तो दिखाई भी किए हैं, आपको तो मोहर दिखाई भी किए हैं, इस आकार का था, ठीक है ना? प्रश्न नंबर 7वां बोल रहा है कि हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? साथियों हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान में, ठीक है ना? हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है। प्रश्न है हमारा 8 नंबर बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चाकी पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला? आपको बोले ना आएगा, तो साथियों हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी अर्नेस्ट मैक। हमेशा यह प्रश्न पूछता है अर्नेस्ट मैक। 9 नंबर प्रश्न हमारा बोल रहा है कालीबांगा स्थित है। साथियों कालीबांगा कहाँ पर स्थित है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। 10वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित
निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले? साथियों, खांचेदार खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा है, जो कि कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में है। प्रश्न हमारे 11 नंबर बोल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले किस स्थल का उत्खनन हुआ था? तो साथियों, सबसे पहले किस स्थल का उत्खनन हुआ था? तो हम क्या होगा हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा। 12 नंबर प्रश्न है, बोल रहा है कि बाजरे के दाने कहाँ से प्राप्त हुए थे? साथियों, बाजरे के दाने कहाँ पर प्राप्त हुए थे? तो ऑप्शन नंबर ए गुजरात से, ठीक है ना। प्रश्न है हमारा 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है पुरातात्विदों को जोते हुए खेतों का साक्ष्य कहाँ पर मिला है? साथियों, जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ पर मिला था? ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा। प्रश्न है हमारा 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि अफगानिस्तान में किस हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिला है? साथियों, सुर्तधोई आपको बताया ना, सुर्तधोई जगह है अफगानिस्तान में, जो कि वहां से हड़प्पा जो है ना, नहरों के अवशेष मिला है। हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष कहाँ पर मिले हैं? तो सुर्तधोई से, जो कि अफगानिस्तान में है। प्रश्न हमारा 15 नंबर है और लास्ट है, जलाशय जलाशयों का प्रयोग कहाँ देखने को मिला है? साथियों, जलाशय का प्रयोग कहाँ देखने को मिला है? तो ऑप्शन नंबर ए धौलावीरा मिला है। तो ये देखिए, हम इतना आज की क्लास में पढ़े ना, आज हम 15 गो प्रश्न बनाया था, हमारा सब बन गया ऑब्जेक्टिव। ऐसे ही करेंगे तो हम आगे के क्लास में लाएंगे। यदि आप देखिए, जो हम आपको बता रहे हैं, यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आपको यह नंबर जो दिया रहा है 97 082 51 604, आप इस पर हाई कीजिए। अगर नहीं तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में हम इस व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर डाल देंगे। आप वहाँ से ऐड हो जाइएगा मेरे ग्रुप में, जहाँ पर आपको फ्री में पीडीएफ नोट्स जो भी हम आपको पढ़ाएंगे सब मिल जाएगा फ्री में। तो हम क्या करते हैं, हमारा क्लास होगा आगे, ठीक है ना। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।